बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारी MCQs की सीरीज़ जो है वो चल रही है और अब हम तकरीबन जो है वो क्लोजिंग की तरफ हैं। इसके बाद जो है वो एक वीडियो जो है वो इसकी मज़ीद आएगी 3 डायमेंशन की, ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। उसके बाद एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा इसकी वेक्टर एनालिसिस की, और एक वीडियो जो है वो इनफाइनाइट सीरीज़ की। तो फिर इंशाल्लाह जो है ये कंप्लीट होगा और ये काम इंशाल्लाह जो है वो मैं जो है वो मुकम्मल करके जो है वो फिर सोऊंगा। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो 13 जो है वो MCQs हो चुके हैं। अब जो है वो हमारे पास जो है वो 14 है। और ये MCQ क्या है स्टूडेंट्स, देखें। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सा जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इसमें से जो है वो MCQs लाजमी आएंगे। ये मैं स्टूडेंट्स दोबारा आप लोगों को कह रहा हूँ जो है कि ये इक्वेशन, ये जो अभी टॉपिक होगा और इसके बाद जो मैं अगला जो है वो टॉपिक करूँगा, इसमें से लाजमी जो है वो MCQ आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 वेक्टर्स आर पैरेलल इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के। यानी कि पैरेलल वेक्टर्स की जो है वो डेफिनेशन यहाँ पे है कि दो वेक्टर्स कब आपस में पैरेलल होते हैं। ये हम क्यों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इसी से हमने आगे इक्वेशन जनरेट करनी है। आगे देखिएगा। अब यहाँ पे ये देखें, दो वेक्टर्स आप लोगों को पता है कब पैरेलल होते हैं, जब b इज़ इक्वल टू के ए। एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और दूसरा वेक्टर आ जाए। a इज़ इक्वल टू के बी को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो a आ जाए। बोथ b ए एंड b। तो ये बात दुरुस्त है स्टूडेंट्स कि जो है a को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें या b को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो दूसरा वेक्टर आ जाए, तो ये वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है। और पैरेलल दो तरह के होते हैं, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल में के पॉजिटिव होता है और अनलाइक में के की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि इस स्ट्रेट लाइन इज़ कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड। अब स्टूडेंट्स, अगर आप पेज के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो लगाएं तो आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन जो है वो कम्प्लीटली डिटर्मिन होती है दो कंडीशंस के साथ। वो क्या है, एक ये है कि इफ़ इट पासेस थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट। अगर ये 2 फिक्स्ड पॉइंट में से पास हो रही है तो ये फिर जो है वो स्ट्रेट लाइन कम्प्लीटली डिटर्मिन हो जाती है। आप लोगों को पता है एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइंस पास होती हैं, एक पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ लाइंस जो है पास होती है। इसका मतलब जब तक हम एक पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही हो और उसके साथ कोई डायरेक्शन डिफाइंड ना करें तो फिर भी जो है वो स्ट्रेट लाइन डिटर्मिन नहीं होती। तो बी में क्या है, इट पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। लेकिन जब एक फिक्स पॉइंट में से पास हो रही होगी लाइन, तो आपको कोई ना कोई उसके साथ क्या देना होगा, वेक्टर डिफाइन करना होगा जिसके पैरेलल आप वो लाइन फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह जो हमारे पास दोनों कंडीशंस हैं, ये भी कंप्लीट लाइन को डिटर्मिन करती है कंडीशन, ये भी लाइन को डिटर्मिन करती है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगी वो स्टूडेंट सी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि अब हमने इक्वेशंस लिखनी है। जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक फ़िक्स्ड पॉइंट है और इस पॉइंट में से लाइन पास हो रही है। ठीक है। लाइन जो है वो किस पॉइंट के ऊपर है, इस फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर है, और लाइन क्या है, पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है। अब ये देखिए, हमने इससे पहले बात की कि लाइन को डिटर्मिन करने के हवाले से दो चीज़ें हैं, या तो लाइन दो पॉइंट में से पास हो जाए, एक बात, या फिर एक पॉइंट में से पास हो और एक वेक्टर उसके क्या हो, पैरेलल हो। तो ये एक पॉइंट है और एक वेक्टर जो है वो क्या है, इसके पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 3 डिफरेंट फॉर्म्स में लाइन की इक्वेशन लिखी है। एक फॉर्म ये है हमारे पास, एक फॉर्म ये है, और एक फॉर्म जो है वो ये है। तीनों इसको रिप्रेजेंट करती हैं, तीनों जो है वो इसको रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसमें हमें समझना ये है, जो पहली लाइन लिखी हुई है इसको कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म। और ये जो हमारे पास दूसरी है इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, और ये जो तीसरी है इसको कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म।
अच्छा अब ये देखो, इसमें आपका ये जो पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ रहे हैं x1 y1 z1, और ये जो आपके वेक्टर के कोएफिशिएंट्स हैं i j k, ये हमारे पास a b c इधर नीचे आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इसको किसके इक्वल रख लूँ, इस जो पहली इक्वेशन है इसको मैं अगर ये इक्वल करूँ t के, तो ये मेरे पास यहाँ से कितनी इक्वेशंस आ जाएंगी, 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो हर एक से मैं ये इक्वेशन लिखूँ, ये वाली एक इक्वेशन इससे, फिर ये, यानी कि मैंने क्या किया, इसको जब t के इक्वल रखा तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर इसको t के इक्वल रखा, ये इक्वेशन आ गई। फिर इसको t के इक्वल रखा, ये इक्वेशन आ गई। तो इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि उसने भी हमारे पास जो पूछा है वो क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म। तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। तो इसमें अभी जो ऑप्शन है करेक्ट वो ए ऑप्शन है। अब इससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक क्वेश्चन कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या हो, ये पॉइंट हो जाए 1 2 3 और ये वेक्टर आ जाए जो उसके पैरेलल हमने लाइन फाइंड करनी है 2 3 4, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म वो क्या होगी। तो सिमेट्रिक फॉर्म में ये देखें, ये हमारे पास जो है वो फॉर्म है, इसमें x की जगह पे 1, ये x1 की जगह पे 1, y1 की जगह पे 2 और z1 की जगह पे 3 आ जाएगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 3 4 लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे ये भी मैं स्टूडेंट्स आपको बात बताता जाऊँ, ये जो वेक्टर के ये कोएफिशिएंट्स है ना 2 3 4, एक तो ये है कि इसको कॉमा के अंदर भी लिखा जा सकता है 2 3 4, और इसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। इनको डायरेक्शन रेशोज़ भी कहते हैं। क्या क्या मैंने लफ्ज़ बोला है, डायरेक्शन रेशोज़। और अगर हम इसका यूनिट वेक्टर बना लें, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड पे इसको डिवाइड कर दें, तो फिर ये जो कोएफिशिएंट्स हैं या आई जे के ये कंपोनेंट्स हैं, इनको डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। बहरहाल अभी हमारे पास जो ऑप्शन ए है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर जो है वो, अगर ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट हो स्टूडेंट्स और ये पैरेलल हो टू दी वेक्टर, वही वेक्टर जो पहले इससे पहले डिफ़ाइन किया था वो यहाँ पे मिसिंग है, तो फिर जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो क्या बनती है। तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स कि इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ये वाली होगी, ठीक है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है जिसमें ये टी पैरामीटर है और एक्स वाई जी की जो है वो वैल्यूज़ आप यहाँ से जो है वो निकाल सकते हो। फिर ये है कि इसी हवाले से बात हुई है कि अगर ये पॉइंट हो और ये हमारे पास जो है वो वेक्टर हो जिसके पैरेलल लाइन हमने फाइंड करनी है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म जो है इस इक्वेशन की वो ये वाली होगी। अब यहाँ पे इसकी जो x1, ये y1, ये z1 की वैल्यू आई है, और ये जो आपके पास a, b और c यहाँ पे आए हैं, साथ ही है, तो c ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन, ठीक है जी। कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है, c ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। फिर ये है कि अब 2 पॉइंट फॉर्म की हम बात करेंगे। ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इसको स्टूडेंट्स बी कर लीजिएगा। इसको हम क्या कहेंगे, ये ए और बी 2 पॉइंट्स हैं। अब हमने शुरू में जब डिफ़ाइन किया लाइन को, तो लाइन को हमने कहा कंप्लीटली डिटरमिन होती है 2 कंडीशन से, या तो वो एक पॉइंट में से पास हो और एक वेक्टर के पैरेलल हो, एक ये हो गई, या फिर 2 पॉइंट्स में से वो पास हो, फिर भी कम्प्लीटली जो है वो स्पेसिफाई हो जाती है। तो ये अब हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स की बात हो तो फिर इक्वेशन हम जो है वो किस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स इक्वेशन लिखी जाएंगी। और ये जो इक्वेशन है x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर ये क्या होगा c। या फिर जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, 2 पॉइंट्स जब भी आएंगे स्टूडेंट्स, a और b जब पॉइंट्स आएंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक वेक्टर फाइंड करोगे। यहाँ से मैंने क्या कहा है, आप एक वेक्टर फाइंड करोगे, और वो वेक्टर जो है वो आपके पास क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा। ए बी वेक्टर के जो आपके पास जो है कंपोनेंट्स आएंगे वो बेसिकली x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 है। तो इस तरह 2 पॉइंट्स में से जो लाइन पास होती है उसकी इक्वेशन ये बनेगी। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यही है स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट वन।
फिर है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग दीज 2 पॉइंट। अब 2 स्पेसिफिक पॉइंट हमने ले लिए हैं, एक पॉइंट ये है हमारे पास 1 2 3 और सिंपल से पॉइंट लिए हैं, और एक 2 4 6 है। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें से पास होती है इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो लिखना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये देखो तो पहली अगर हम लाइन को जो है वो देखें तो ये देखो, ये हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। दोनों पॉइंट में से जब 2 पॉइंट दिए गए हों तो दोनों में से किसी एक पॉइंट को कंसिडर करना होता है। तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, ये y1 की वैल्यू आ गई, ये z1 की वैल्यू आ गई। नीचे हमने इसका जो डायरेक्शन रेशोज़ लिखने हैं वो क्या आएगा, 2 माइनस वो क्या आएगा 2 माइनस 1। ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, 2 माइनस 1। फिर क्या आएगा, ये 4 माइनस 2, ये ठीक है, और ये 6 माइनस 3, ये भी ठीक है। तो एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये लाइन आ गई, ये दुरुस्त है। अब इसी को आप नीचे सिंप्लीफाई कर लें तो 1 2 3 ये बनता है, तो ये भी दुरुस्त है। इसी को आप टी के को लिख के पैरामीट्रिक फॉर्म बना लें तो ये फॉर्म आती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये इसमें जो तीनों इक्वेशंस हैं वो इसकी दुरुस्त इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ द लाइन पासिंग दीज 2 पॉइंट्स, वो जो हम नीचे लिख रहे थे वो बेसिकली क्या थे, इसके डायरेक्शन रेशियोज़ ही थे। तो अब अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज़ फाइंड करने हैं तो 6 माइनस 1 कितना होगा स्टूडेंट्स, 6 माइनस 1 होता है 5। आपने क्या करना है, मैं अगर कहूँ कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आप लोगों ने ए बी वैक्टर फाइंड कर लेना है। उसके जो कोएफिशिएंट्स बनेंगे वो स्टूडेंट्स ये वाले बनेंगे। 6 माइनस 1 क्या होता है 5, ठीक है। फिर 4 माइनस 2 2, ठीक है। और फिर 3 माइनस 5 माइनस 2, ये भी ठीक है। एक नेगेटिव वैसे जो है ना वो स्टूडेंट लगा हुआ है, ये नहीं है। तो ये जो पहला है ये दैट इज़ द करेक्ट वन, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज़। अब हम एक्स एक्सिस को अगर लें स्टूडेंट्स तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है वो 2 पॉइंट से डिटरमिन होती है। एक उसका ओरिजिन है 0 0 0 और दूसरा जो उसका पॉइंट है वो हम जनरल वैल्यू ले लेते हैं a 0 0। तो उससे जो आपके पास वेक्टर बनेगा वो स्टूडेंट्स वो ये बनेगा। तो ये जो a 0 0 है ये क्या हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज़ हैं एक्स एक्सिस के, और ये किसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं जेड एक्सिस के, ये किसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं वाई एक्सिस के। तो ये हमारे पास इसके लिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। अब वाई एक्सिस के लिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन होगी, ये वाली जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगी। और फिर जो हमारे पास जेड एक्सिस के लिए जो ऑप्शन करेक्ट होगी वो स्टूडेंट्स वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगी, ठीक है। तो ये हैं डायरेक्शन रेशोज़। लेकिन अगर हम इनके यूनिट वेक्टर्स बना लें, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड पे ये इसको डिवाइड कर दें, तो ये देखें इन सब के मैग्नीट्यूड ए ही आ रहा है। तो ये फिर यूनिट वेक्टर जो बनेगा ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन एंगल्स। तो सबसे पहले तो हम एक और एग्जांपल लेके डायरेक्शन एंगल्स फाइंड करते हैं, उसके बाद उनके भी हम डायरेक्शन एंगल लिखेंगे। तो डायरेक्शन एंगल जो है वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो डायरेक्शन रेशियोज़ होती हैं उससे जो वेक्टर आता है उसका आप अगर यूनिट वेक्टर बना लें तो वो क्या बनाते हैं, वो क्या बनते हैं, डायरेक्शन एंगल्स बन जाते हैं। जैसे आपके पास वेक्टर ये था, वेक्टर क्या था 5 2 माइनस 2। तो आपने क्या किया, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लिया, जितनी वैल्यू आई उसको क्या कर दिया, हर एक पे डिवाइड कर दिया। बेसिकली ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। और यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। तो इस तरह ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। अच्छा, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के लिए पहले डायरेक्शन रेशियोज़ के लिए यहाँ पे हमारे पास ए था, लेकिन जब मैग्नीट्यूड भी ए आया तो ए पे डिवाइड होके क्या हो गया 1। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन एंगल्स हैं वो ये वाले हैं 1 0 0, और वाई एक्सिस के जो हैं वो क्या हैं, ये सी वाले हैं 0 1 0, और जेड एक्सिस के क्या हैं 0 0 1 हैं। तो इस तरह जो है ये हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है, वाई एक्सिस के लिए स्टूडेंट्स ऑप्शन सी करेक्ट है, और जेड एक्सिस के लिए जो ऑप्शन है वो बी दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर दी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन। अगर अल्फ़ा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हों तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जो फुलफ़िल होती है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 3,
साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर गैमा इज इक्वल टू 2, साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर गैमा इज इक्वल टू 1, नन ऑफ दीज। तो साइन के लिए स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। लेकिन ये कॉज के लिए जो है वो 1 के इक्वल होता है, कॉज के लिए ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इज इक्वल टू 1, तो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। ये जो सी ऑप्शन है वो क्या होगी, वो करेक्ट होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है वो दूसरा लेक्चर इसका कंप्लीट हुआ। तीसरे लेक्चर में मैं जो बाकी रह गए हैं कुछ प्लेन के और स्फीयर के और डायरेक्शन एंगल और एक सिलेंडर है हमारे पास, उनके जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज़ बनते हैं, उनकी एक वीडियो जो है वो भी इसके फ़ौरन बाद जो है वो मैं अपलोड करूँगा। उसके बाद जो है वो जो वीडियो अपलोड होगी वो होगी आपकी जो क्या नाम है, वेक्टर एनालिसिस की। अब वेक्टर एनालिसिस के लिए क्योंकि टाइम कम है तो उसमें मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं उनको लेके चलूँगा, 15-20 जो है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वो सिर्फ डिस्कस करूँगा, और उसके बाद जो है 10 से 15 जो एमसीक्यूज़ होंगे इम्पॉर्टेंट इनफाइनाइट सीरीज़ से, रिमेनिंग पार्ट जो हमारा है वो होंगे। तो इस तरह आप लोगों का ये जो है वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये मेरी दुआ है कि आप लोगों का जो है वो पेपर बहुत ही अच्छा हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।